हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उस विषय का नाम है गणित। गणित में भी हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिस पर या तो बहुत कम चर्चा होती है या चर्चा होती ही नहीं। यदि चर्चा होती भी है तो जो भी स्टूडेंट है इसको इग्नोर करते हैं। हम गणित के विषय को जब भी देखते हैं हमें ये लगता है गणित का विषय सबसे कठिन विषय है। इस कठिन विषय होने का कारण क्या है कि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका जो मूल आधार है, उसमें हमारी बहुत सारी कमियां हैं। यदि आप देखें गणित में तो गणित में मूल रूप से होता क्या है। यदि आप ओवरऑल गणित को देखते हैं यहाँ, तो गणित में क्या चीज होती है आपको बता दूं कि गणित में जीरो से लगा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये जितने अंक हैं इतने अंक होते हैं और इन्हीं अंकों से जितनी भी संख्याएं बनाई जाती हैं वो सभी इन्हीं अंकों से बनाई जाती है। चाहे आप लाख बनाना चाहे, चाहे करोड़ बनाना चाहे, चाहे 1 बनाना चाहे या चाहे 10 बनाना चाहे, तो इन्हीं संख्याओं में पूरी गणित समाहित है। दूसरी बात ये होती है कि इसके बाद का जो रोल होता है वो होता है एक तो योग यानी कि जोड़, एक होती है बाकी गुणा और भाग। अब देख लीजिए 1 2 3 और 4, ये जो 4 प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं आपके पास में, यदि उस पर आपकी पकड़ बहुत अच्छे से है, यदि आपको जोड़ बाकी और गुणा भाग यदि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आता है, तो आप चाहे क्लास 10th बोर्ड में हो, चाहे आप किसी कंपटीशन एग्जाम को दे रहे हो, या आप किसी व्यक्ति को किसी बात को समझाना चाह रहे हो, तो आप गणित को बहुत बेहतरीन तरीके से हल कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह होती है कि यह जो मूल कॉन्सेप्ट है उस पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। यदि आपको कह दिया जाए आपको क्या घटाव आता है, आप तुरंत जवाब होगा हमें घटाव कैसे नहीं आ सकता, हम बाकी करना कैसे नहीं जानते। पर मैं आपसे यहां जो बात करने जा रहा हूं वो 10th स्टैंडर्ड तक की बात कर रहा हूं। तो यहां पर हम जब घटाव करते हैं तो बहुत सारी जो संख्या होती हैं उसमें बहुत सारा परिवर्तन आ जाता है, जिसकी वजह से हम घटाव को सही ढंग से नहीं समझ पाते। आइए हम इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के आज बात करते हैं। यह बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात करते हैं कि इसमें देखते हैं कि इस बिंदु में क्या है और आप कितना जानते हैं। सबसे पहली बात मैं आपसे जो कहना जा रहा हूं, आपसे बात कहा जोड़ बाकी गुणा और भाग। इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं घटाव या बाकी। अब आप मुझे यह बताइए कि घटाव या बाकी का क्या अर्थ है। सबसे पहली बात मुझे यह बता दीजिए कि घटाव किसे कहते हैं। यदि आप बीएससी भी कर रहे हैं या 10th पढ़ रहे हैं, आपकी गणित पे अच्छी सी पकड़ है, तो आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दीजिए कि घटाव क्या है। शायद थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है और शायद जवाब भी दे दिया होगा, पर आप देखिए घटाव का मूल रूप से यहां आप जब इसको देखते हैं तो घटाव का मूल रूप से अर्थ होता है किसी दो बिंदुओं में या दो व्यक्तियों के बीच का अंतर। अंतर का मतलब है गैप, बीच का कितना फासला है वो हम घटाव में ज्ञात करते हैं। यदि साधारण भाषा में जब भी बच्चों को 1 to 5 हो, बच्चा अगर 5वीं क्लास तक पढ़ रहा है और यदि इसको पूछा जाए घटाव का मतलब क्या होता है, तो वो कह सकता है घटाव का मतलब होता है किसी संख्या को किसी संख्या में से निकाल देना। जब हम किसी संख्या में से किसी संख्या को निकाल देते हैं तो यहां पर आप देखिए इसका उत्तर जो होता है, मान लो 5 में से आपने 3 को निकाल दिया तो यहां उत्तर क्या आएगा 2। जब आप छोटी कक्षा में होते हैं तो कुछ इस प्रकार से हल करते हैं इस घटाव को, और 2, तो आप ये बता सकते हैं कि 5 में से मैंने 3 को निकाल दिया और उत्तर हो गया 2। यहां तक तो आप ठीक है। पर आप देखिए इस संख्या से ये संख्या छोटी होकर के आ रही है, पर जब आप बड़ी क्लास में जाते हैं तो ये संख्या घटाव के बाद भी बढ़ जाती है। ये आपके लिए आश्चर्य की बात हो सकती है, 5 और 3 तो है ये कभी 5 और 3 मिलकर के भी 8 भी हो जाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था जब पैदा होती है तो व्यक्ति ये समझ नहीं पाता कि इसका मतलब क्या हुआ। उसने हल भी कर लिया हो
पर उसे यह पता नहीं होता कि ये 8 कैसे हो गया, और जो 8 मैंने जो प्राप्त किया वो रियल में क्या है, इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पर क्या निकाला। यदि इसका फोकस इस बिंदु पर हो जाए कि हमने यहाँ क्या प्राप्त किया, तो उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है और उस चीज को समझ करके वह किसी भी सवाल को बड़े ही आसान तरीके से हल भी कर सकता है। आइए देखते हैं इसी को लेकर के ये हल मैंने आपसे कैसे कहा, क्योंकि यहां में देखो एक छोटा सा मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं। इस सवाल को पूछने के बाद ही हम आगे बात करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं 5 में से -3 को घटाने पर क्या प्राप्त होगा, या कौन सी संख्या आपको मिलेगी। बहुत सारे का आंसर हो सकता है, बहुत सारों ने अपना उत्तर भी दे दिया होगा अपने अपने हिसाब से। अब देखिए इसका उत्तर होता है 8, और वो भी प्लस का 8। ये आपके लिए आश्चर्य की बात हो सकती है कि 8 कैसे हो गया, कि 5 और ये -3 की जब बात की गई और घटाने पर 8 किस तरह से हो गया। यदि इस बात को आप नहीं जानते हैं तो ये आपके लिए बड़ी ही प्रॉब्लम की बात है, और इस समस्या का मूल कारण है कि हम जब कक्षा 6 में आते हैं वहां से लगा करके कक्षा 10th तक के जो नंबर है, जो संख्या है, उसको हम अच्छी प्रकार से नहीं जानते। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन्हीं संख्याओं पर जिसको आप नहीं जानते, या जानते भी हैं तो आप उसको बड़े ही आराम से सुनिए। सबसे पहले जो संख्या होती हैं 1, 2, 3, 4 और ऐसे करते हुए अनंत तक, ये उल्टे 8 की तरफ बनाया जाता है अनंत। अनंत का मतलब 1, 2, 3, 4 से लगा के 5, 6, 7, 8, 10, फिर आप कह सकते हो 1000, 10,000, लाख, करोड़, जितने तक गिनते गिनते जाओ और वो संख्या अनंत तक हो जाती है, इसको अनंत, और इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनिटिव। अब इन संख्या को 1 से शुरू होकर के अनंत तक जो संख्या जाती हैं, इनको हम कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। अभी तक आपने समझ लिया होगा, 1 से लगा करके अनंत तक जो संख्या होंगी उसको हम प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। पर फिर क्या हुआ कि इन नंबरों से उस व्यक्ति का काम नहीं चला, उन्हें लगने लगा हमें और भी नंबर की आवश्यकता है, तो उन्होंने एक और नंबर ऐड कर दिया इसमें, 0। अब 0 एक नया नंबर आ गया क्योंकि उसको 0 की आवश्यकता हुई, और फिर पुनः वो प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से ये फिर अनंत तक चली। 0 से लगा करके अनंत तक जो दूसरी संख्याएं चली, उन संख्या को कहा गया पूर्ण संख्या। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। अब ये आवश्यकता क्यों हुई उस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा, और आपको यह भी बताऊंगा कि नंबरों की आवश्यकता क्यों पड़ती थी। इतने नंबर आने के बाद में भी व्यक्ति को लगा इन नंबरों से हमारे व्यवहारिक जीवन में कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई है। फिर उन्होंने कुछ और नंबरों की खोज की। यहां बात करता हूं, ये रखा 0, 1, 2, 3, 4, ये तो पूर्ण संख्या के थे ही थे। एक और नंबरों की खोज हो गई, -1, -2, -3 और इस प्रकार से इंफिनिटी। अब आप यहां देख सकते हैं 2 प्रकार के नंबर होंगे, 1, 2, 3, 4 यहां लिखे हुए, यहां पर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से इधर भी चल रहे, पर यहां पर जो चिन्ह लगाया गया वो ऋणात्मक, माइनस। इन नंबरों को कहते हैं ऋणात्मक संख्या। और ये वाली जो चली उसके आगे आप मान लीजिए कोई चिन्ह नहीं है, प्लस है, इनको कहते हैं धनात्मक संख्या। इंग्लिश में ऋणात्मक संख्या को बोलते हैं नेगेटिव नंबर, और धनात्मक संख्या को बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। अब बीच का जो ये 0 रहा आपका, ना ये तो नेगेटिव है न ही ये पॉजिटिव है। इन नंबरों की भी क्यों आवश्यकता हुई, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार के जो नंबर प्राप्त हुए इनको कहा गया पूर्णांक संख्या। मेरे हिसाब से अभी हमने ये 3 संख्याओं के विषय में जो चर्चा की, उसी से हमने जब पहला सवाल जब दिया था 5 में से -3 को घटाइए
और इसका आंसर जो 8 आया था उसको बताने के लिए इतनी संख्याएं मेरे हिसाब से काफी है। यदि आप इतनी संख्याओं का भी अनुभव रखते हैं और इनका ही यदि आप घटाव जानते हैं, जोड़ जानते हैं या बाकी जानते हैं, तो आप किसी सवाल को बड़े ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। अब देखिए, इसके अलावा भी यदि आप 9th क्लास में आते हैं तो एक और नंबर आता है जिसको उसमें कुछ इस तरीके से परिभाषित किया है, P/Q, फिर लिखा है Q बराबर नॉट 0। ये वाली आपकी एक डेफिनेशन आती है। अब ये क्या है, कैसे लिखा हुआ है, ये कैसे आ गया, उस पर भी हम एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे जब उसकी आवश्यकता होगी। पर आप अभी समझ लीजिए कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको आम भाषा में क्या बोलते हैं, जैसे 1/2, 3/4, 5/6, ये जो भिन्नों में जो संख्या लिखी जाती है, और भिन्नों में भी क्यों लिखी जाती है, इसका एक छोटा सा कारण बता देता हूं। यहां आप जब देख सकते हो ये संख्या पूरी है, मान लीजिए ये आप एक चौक दिख ली, ये चौक है, आपसे पूछा जाए ये कितनी है, तो आप इसका उत्तर देंगे 1। यदि मेरे पास में 2 होती 2 देते, पर व्यक्ति को लगा यदि इस चौक के मैंने टुकड़े कर दिए, मान लो इसको मैंने आधा कर दिया, तो हम जो 1/2 के रूप में हमको जो संख्या प्राप्त हुई, इस संख्या को लिखने के लिए कुछ इस प्रकार के नंबर प्राप्त हुए। इनको कहा गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। और एक 10th क्लास में जाने के बाद में एक और चैप्टर होता है जिसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। इसके विषय में भी हम बाद में चर्चा करेंगे, पर अभी तक के लिए आपके पास में इतना सफिशिएंट है कि आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अब आपके पास में ये ध्यान कर लीजिए, आप जब तक छोटी क्लास में थे 1 to 5 तब तक आप घटाव करते थे वो, और 6 to 10th में जब घटाव, जोड़, बाकी और गुणा भाग का जो सिस्टम होता है वो बदल जाता है और संख्या हमें कुछ और दिखने लगती है। और यदि इसका मतलब हम सही तरीके से समझ गए तो हम किसी भी सवाल को बड़े ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। अब आपको पता चलेगा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय, इन्हीं की जोड़, बाकी और गुणा भाग हम 10th तक की क्लास में करते हैं। और आपके कंपटीशन एग्जाम भी जब भी होते हैं तो इन्हीं के बेस के आधार पर आपको सवाल पूछे जाते हैं। यदि ये बेस आपके पास में बहुत बेहतर है और आप उसको बेहतरीन तरीके से हल करते हैं तो मेरा मानना यह है कि आपको मैथ में 100 to 100 नंबर लाने में से कोई नहीं रोक सकता। पर इसके बेस को जानना अत्यावश्यक है। अब देखिए, हम उसी बात पर पुनः वापस लौटते हैं जिस बात को हमने शुरू किया था। यहां देखिए, जैसे मैंने आपको पहले सवाल पूछा था कि 5 में से -3 को घटाइए। अब किसी किसी के लिए आश्चर्य का विषय था कि भाई ये इसका आंसर 8 आया प्लस में, यह 8 कैसे हो गया, क्योंकि घटाने पर तो हमें पता है संख्या छोटी हो जाती है, जबकि यहां पर तो ये बड़ी हो गई। इसका कारण क्या रहा, तो इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। अब हम एक सिंपल से एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। मैंने सबसे पहले बता दिया आपको घटाइए। घटाइए का मतलब क्या हो गया, अंतर, डिफरेंस। दो व्यक्तियों के बीच में कितना अंतर है वो ज्ञात कर रहे हैं, वही घटाना है। किसी संख्या से किसी संख्या को निकालना नहीं। हम घटाने का मतलब ये समझ रहे हैं कि दो व्यक्तियों के बीच में कितना अंतर है। अब उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम किसी एग्जांपल से समझते हैं इसको। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर मान लीजिए कोई व्यक्ति राम है और यह व्यक्ति कोई श्याम है। अब ये दोनों नंबर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि मान लो राम के पास में 5 है, यहां कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ का मतलब इस पर प्लस, धनात्मक पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है, और ये -3, ये ऋणात्मक नंबर है। आपने पूर्णांकों में देखा था 2 प्रकार के नंबर थे, एक धनात्मक 1 2 3 था, पीछे 0 के बाद में मैंने वापस लिखा था -1 -2 -3। तो आपको यहां ये समझना कि ये नंबर 3 और ये -3 दोनों ही नंबर अलग है अपने आप में। यदि आप इस बात को समझ गए कि दोनों नंबर अलग हैं तो यहां पर भी बात आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। जैसे राम है, राम के पास में 5 है, तो आप ये मान लीजिए राम के पास में 5 लाख रुपए, ये 5 लाख हो गए।
और शाम के पास में आप यहां मान लीजिए -3 लाख रुपये। 3 लाख होते तो आपको समझ में आता, पर -3 लाख रुपये हैं, वो एक कुछ अलग बात होगी, इसको आप समझिए। 5 लाख का मतलब यहां प्लस है, इसका मतलब राम के पास में बैंक खाते में इसके पास में 5 लाख रुपये जमा है। अब राम के पास में कितने रुपए जमा है? 5 लाख रुपये है राम के पास में। अब ये श्याम देखिए, उसके आगे मैंने ये वाला चिन्ह लगाया, तो ये चिन्ह क्या कहलाता है? ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब ऋण। ऋण का मतलब क्या होता है आम भाषा में? कर्ज। क्या कहते हैं? कर्ज। किसी पर यदि कर्ज है तो ऋण। तो ये मान लीजिए उस पर कर्ज है -3 लाख का, मतलब मैंने श्याम को यहां दिखाया है कि श्याम पर 3 लाख का कर्ज है। अब इसको कहा कि घटाइए, तो तुरंत घटाइए शब्द पर आइए। घटाइए का मतलब हो रहा है कि श्याम से राम कितना दूर है, या श्याम और राम के बीच में कितना अंतर है। अब इसको स्पष्ट करते हैं। यदि श्याम के पास में -3 लाख रुपए हैं और राम के पास में 5 लाख रुपए, तो उनके बीच का गैप कितना हुआ? तो इस गैप को यहां तक उसको पार करने में कितनी स्टेप पार करनी पड़ेगी? तो अब देखिए, श्याम को 5 लाख रुपए जमा करने अपने, तब जाकर के वो राम के बराबर होगा। यदि श्याम कमा करके 5 लाख रुपए अपने बैंक खाते में जमा कर देगा, तब वो राम के बराबर होगा। ये बात समझ में आ गई? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो -3 है का मतलब 3 लाख कर्ज है, तो 3 लाख कमाएगा वो। एक तो 3 लाख कमाने पड़ेंगे। जब वो 3 लाख कमा लिया उसने, अब 3 लाख कमा लिया तो उसके पास तो रहेंगे नहीं, क्योंकि उसके पर कर्ज है, उसको चुका देगा। तो 3 लाख तो उसने कमाए। अब वो कहां आ गया? जीरो बैलेंस पे। ना तो उसके पास कोई जमा पूंजी है, ना कोई इससे मांग रहा। तो पहले श्याम को क्या करना पड़ा? 3 लाख कमाने पड़े, तो ये 3 लाख हो गए। और राम के पास आना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? 5 लाख रुपये और कमाने पड़ेंगे। तो हम यहां क्या दिखा रहे हैं? 5 और 3 8। ये जो 8 जो हमें दर्शा रहा है इस सवाल में, हम यहां यही ज्ञात कर रहे हैं कि श्याम और राम के बीच में कितना गैप है। इतना एग्जांपल देने के बाद में मैं आशा करता हूं आपको कुछ समझ में आया होगा कि कॉन्सेप्ट किस प्रकार से हल हुआ। अब हम कुछ एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई ये जो संख्या थी इनकी जरूरत क्यों हुई और इस प्रकार से कैसे लिखा गया। इसको एक और सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। ये संख्या तो यही रहने देते हैं और इसी पर बात कर लेते हैं एक और एग्जांपल की, शायद आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए इससे। ये देखिए एग्जांपल के रूप में, अब मैं यहां आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये कोई जमीन का टुकड़ा है। अब इस जमीन के टुकड़े पर किसी व्यक्ति ने अपनी, यहां कितना लिखा? 5। तो मैं ये मान लेता हूं कि जमीन के टुकड़े पर उसने 5 मंजिल, 1 2 3 4 और ये 5, आपको इसको बराबर मान लीजिए। रब काम है, आप इसका मतलब ये समझिए कि इनके बीच का गैप बराबर है, तभी संख्या बराबर होंगी। ऐसा नहीं कि ये इसके बीच का गैप 5 फीट का, इसके बीच में 10 का है, तो कभी भी मैथ में ऐसा नहीं होता। जो भी संख्या होंगी इक्वल होंगी, तभी 1 2 3 4 गिनी जाएगी। तो आप ये मान लीजिए ये सभी बराबर है। तो ये जो निर्माण हुआ, एक मंजिल का निर्माण हुआ, तो हम क्या कहेंगे? 1 2 3 4 और ये 5, जमीन से ऊपर की तरफ निर्माण हुआ। तो कितने मंजिल है? आदमी देख करके बताया 5 मंजिल है। पर किसी व्यक्ति ने पूछा कि भी 5 मंजिल है, इसको तो आपने नंबर लिख दिया, पर यहां जमीन पे कुछ निर्माण ही नहीं हुआ भाई साहब, उसको आप क्या लिखोगे? तो इसको हम लिखेंगे 0। वही बात, 0 की आवश्यकता क्यों हुई? तो इस एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं कि यहां तो हमने 1 2 3 4 इंडिकेट कर दिया, पर जहां निर्माण नहीं हुआ उस जगह पर लिखने के लिए हमें किस नंबर की जरूरत थी? तो 0 की। तो यहां 0 की खोज हुई। अब इसका मतलब ये भी मत समझ लेना कि 0 की खोज किसी बिल्डिंग के निर्माण के लिए हुई। 0 अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है, और 0 के विषय में हम जब बात करेंगे किसी अलग वीडियो में। पर आपको समझाने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि जब 1 2 3 4 5 लिख दिया, तो 0 कहां लिखेंगे? तो जहां कुछ निर्माण ही नहीं हुआ 0 लिख दिया। ठीक है, यह बात भी समझ में आ गई। अब जब हम आगे बढ़े
तो आगे बढ़ने पर आपने पूर्णांक संख्या में देखा होगा -1, -2, -3, -4 वाला। तो अब देखिए ये तो जमीन वाली बात होगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि जमीन के निचले हिस्से में जो बेसमेंट एरिया होता है वहां पर भी बिल्डिंगों का निर्माण होता है। कितनी निर्माण हुआ है यहाँ देखिए, -1, -2, -3। ये जितनी जितनी गैप की थी उतनी ही गैप की जमीन के नीचे की तरफ कोई बिल्डिंग बना दी गई। भाई इसके लिए भी नंबरों की जरूरत है। यदि आप यहां कहीं लिफ्ट वाला व्यक्ति है, यदि आपको यहां व्यक्ति आ जाए और आपको कह दे कि मेरे को तो 1 नंबर पे जाना, तो वो यहां पर भी 1 लिखा हुआ है और यहां पर भी 1 नंबर है। अब व्यक्ति कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसके लिए उसने एक नंबर को इंडिकेट कर दिया -1। एक और उदाहरण से समझिए, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, किसी कक्षा में कोई बच्चा है जिसका नाम रामलाल है और दूसरा भी व्यक्ति जो है, जो बच्चा है उसका नाम भी रामलाल है। यदि मुझे यह बताना है कि रामलाल खड़े हो जाओ, तो अब दोनों रामलाल में से कौन खड़ा होगा, दोनों ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मुझे रामलाल के लिए कुछ न कुछ नया शब्द लेना पड़ेगा। जैसे रामलाल शर्मा है तो विजय शर्मा लगा दिया, रामलाल वर्मा है तो मैंने वर्मा लगा दिया। अब मैं जैसे ही रामलाल शर्मा यूं कहूंगा तो मुझे पता चलेगा और उस बच्चे को भी पता चलेगा कि मुझे कह रहे, और मैं जब बोलूंगा रामलाल वर्मा कहूंगा तब पता चलेगा। तो यहां पर भी आप समझ लीजिए कि -1 एक तो ये भी है, एक ये भी है, पर मैंने यहां लिखा -1 और यहां लिखा है मैंने +1। तो व्यक्ति कंफ्यूज नहीं होगा कि एक कहां है। अब आप समझ गए होंगे, जमीन के निचले भाग में यदि एक मंजिल का निर्माण करते, अब क्यों निर्माण करना पड़े, आपने देखा होगा कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के नीचे अपनी कार पार्किंग के लिए जमीन के नीचे भी, जिसको हम हिंदी की भाषा में कहते हैं तहखाना, वहां बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है। ये 1 मंजिल, तो हमने लिख दिया -1। बड़े बड़े डैम होते हैं, उन डैमों में आपने कभी विजिट किया हो और आपने देखा होगा जहां बड़े बड़े बांध होते हैं तो वहां विद्युत उत्पादन के लिए आप जब देखेंगे तो उस बांध के नीचे जितनी बिल्डिंग यहां बनाई जाती है वैसी की वैसी बिल्डिंग जमीन के नीचे बनाई जाती है, क्योंकि यहां पर एक टरबाइन का मशीन होता है घुमाने के लिए। यहां डैम बना हुआ है, ये पानी उस पर गिराने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। यह विषय वस्तु विज्ञान का है, पर मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि हम जमीन के नीचे 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल नीचे जमीन बना सकते हैं। आपने अभी जो युद्ध भी देखा होगा इजराइल और किसका था, इजराइल और गाजा पट्टी पर, तो आपने देखा होगा बेसमेंट जमीन के नीचे बनाते हैं। तो यही निर्माण है। अब इसको इंगित करने के लिए यहां किया गया। तो अब आप देखिए, ये देखिए जो 5 नंबर, मान लीजिए 5 नंबर पर कोई राम खड़ा है और यहां देखिए, क्योंकि मैंने यहां 1, 2, 3 यहां पर भी लिखे हुए, 1, 2, 3 यहां पर भी लिखे हुए, पर दोनों ही नंबर अपने आप में अलग हैं। ये जमीन के ऊपर के भाग को इंगित करते हैं, इंडिकेट करते हैं, जबकि माइनस वाले भूमि के नीचे के भाग को इंडिकेट करते हैं। तो राम यहां खड़ा है, श्याम यहां खड़ा है। अब मैं आपसे यह कहूं कि शाम को राम से मिलना है, कितनी स्टेप पार करनी होंगी, तो तुरंत समझना है कि यहां हमें घटाव करना है। सवाल में क्या हो जाएगा, इसका मतलब बाकी या घटाव, कि इसको कितनी स्टेप पार करनी पड़ेगी। यहां देखिए, शाम यहां से आगे बढ़ता, किसो बढ़ेगा, इसो प्लस की तरफ। तो देखिए यहां तो वो खड़ा है, अब कितनी स्टेप पार करेगा, 1, 2, यहां पर जमीन तक आते हैं 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। आपके पास में इस तरह से भी 8 जो नंबर है वो प्राप्त होता है। अब मेरी बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरी बात यह भी हो सकता है सवाल को थोड़ा उल्टा करके पूछ लिया जाए। ऐसा ही नहीं 5 में से -3 को घटाइए, यहां सवाल कभी ऐसा भी आ सकता है, -3 में से 5 को घटाइए। इस प्रकार का उत्तर आने पर, प्रश्न आने पर इसके उत्तर होगा -8। इस एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे शाम है वो राम को मिलने जा रहा है तो वो प्लस की ओर बढ़ रहा है, राम है वो शाम को मिलने आ रहा है तो वो नीचे ऋणात्मक नंबर है ये माइनस वाले, उसकी तरफ आ रहा है, तो यहां आपको -8 प्राप्त होंगे। इस पर और कोई विस्तृत चर्चा करनी है या इस कॉन्सेप्ट पे आपकी कोई कमी रह जाती है तो उस विषय को लेकर के हम बाद में बात करेंगे। आप उसको अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए।
अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि इस सवाल को बाकी या घटाव का मतलब क्या होता है कि दो व्यक्तियों और दो बिंदुओं के बीच को हम ज्ञात करते हैं। पर ऐसा तो होता नहीं कि आप किसी प्रश्न पत्र में, उत्तर पुस्तिका में बिल्डिंग बनाएं, राम और श्याम का उदाहरण दे, उसको हल करने की अपनी एक प्रक्रिया होती है, एक विधि होती है जिसको गणितीय विधि से ही हल किया जा सकता है। और इस विधि का निर्माण कुछ इस तरह से हुआ कि हम इसके बीच के अंतर को ज्ञात कर सके। इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ी, ये देखिए। पहले आप एक छोटी सी बात को याद कर लीजिए। अभी आप रट्टाई मार लीजिए क्यों हुआ उसके विषय में, यदि कभी आप चाहें तो मैं बात करूंगा, पर अभी आप इतनी बात को याद कर लीजिए। ये कॉन्सेप्ट हमेशा आप कभी भी किसी भी क्लास में आपके पास में रहेगा। जैसे माइनस इंटू माइनस बराबर हो जाएगा प्लस, प्लस इंटू प्लस बराबर हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू प्लस बराबर हो जाएगा माइनस, प्लस इंटू माइनस बराबर हो जाएगा माइनस। अब यहां देखिए, प्लस और माइनस का जब भी गुणा हो रहा है तो माइनस ही आ रहा है, तो आप ये मान लीजिए प्लस और माइनस का गुणा करने पर हमेशा ही माइनस आएगा, पर माइनस और माइनस का गुणा होने पर हो जाएगा प्लस, प्लस और प्लस का गुणा होने पर हो जाएगा प्लस। ये हो गया आपको चिन्ह, चिन्हों का मल्टीप्लाई करने पर किस तरह से आता है, इसका उपयोग हम घटाव में करेंगे और इस प्रक्रिया में काम आएगा। अब देखिए, इस सवाल को मेरे को हल करना है। यदि मेरे को पेपर में सोल्व करना है तो मैं कैसे करता, वो बिल्डिंग बना करके नहीं करता, मैं इसको कुछ इस तरह से सोल्व करता। 5 में से -3 को घटाइए, तो मैं यहां इसको कैसे लिखता, 5 घटाइए का मतलब मुझे घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, ये माइनस लगा दिया। किसको घटाना है, तो अब ये मत समझना कि 3 ये वाला चिन्ह लग गया, ये अपने आप में एक संख्या है, तो इसको मुझे अलग से इंडिकेट करना पड़ेगा -3। 5 में से मुझको घटाना है -3 को। अब यहां देखिए, 5 माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करने पर, यहां देखिए माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करने पर आ गया प्लस और 3, और ये देखिए 8। उत्तर ऐसे 5 और 3 को जोड़ दिया आपने, कितना हो गया 8। अब बिल्डिंग गिनने की जरूरत नहीं पड़ी, इस विधि से हम इस सवाल को बड़े ही आसान तरीके से हल कर दिया। पर जब कभी भी आपने चौथी क्लास में देखा होगा, आपने बहुत सारे सवाल हल किए होंगे। जैसे इसी सवाल को आपने कैसे हल किया था, वहां पर 1 से 5 कक्षा में 5 में से 3 को घटाइए, इस प्रकार का आपके पास में सवाल आया था। तो इस सवाल को इस तरह से कैसे लिखते, इसको देखिए 5। अब यहां देखिए प्लस के 3 है, ये वाले 3 और ये 3 दोनों ही अलग है, ये ऊपर वाला। तो यहां बिल्डिंग में भी देखते 3 कहां था, यहां पर 3 तो 2 स्टेप आगे का जाता है, यहां भी 2 स्टेप का ही दिखा रहा है। तो 5 में से 3 को घटाइए, घटाने के लिए माइनस, और यहां देखिए किसको घटाना, प्लस के 3 है ये, अब माइनस के नहीं, ये 3 हो गए। अब 5 का 5 हो गया। अब यहां देखिए माइनस और प्लस, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, माइनस और 3, और उत्तर कितना आ जाएगा 2। इनके बीच का गैप कितना हो गया, 2। अब आप यहां एक बात और नोट कीजिए, जब आप छोटी कक्षा में थे तो इस सवाल को कुछ इस तरीके से नहीं करके आप 5 3 घटाने तो -3 ऐसा लिख देते थे। पर ये कहां से आया, ये आया इस विधि से। देखिए यहां आपने किया, संख्या तो 5 थी, माइनस प्लस करके माइनस, ये जो माइनस आप यहां इंडिकेट कर रहे हैं वही यहां इंडिकेट कर रही हो आप, कहीं उड़ के नहीं आएगा, क्योंकि प्लस का नंबर था, ये माइनस का 3, ये माइनस का जो चिन्ह आया वो इस विधि से आया, प्लस माइनस करने पर ये हो गया यहां पर माइनस, इसलिए हम यहां माइनस लिखते थे और फिर हल करते थे 2। शायद मेरी बात आपको समझ में आई होगी। मैंने अपना प्रयास किया है कि इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आए। यदि इसके बाद में किसी प्रकार की कुछ कमी रह गई है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।